नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो विषय लेके आया हूँ उसका नाम है अलंकार। अलंकार के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने एक संग्रह बनाया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, शंकर अलंकार है। इसमें 4 ऑप्शन है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और आधुनिक अलंकार। तो साथियों, आप लोग जानते रहिए कि अलंकार के 4 भेद हैं और ये चारों भेद यही हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और आधुनिक अलंकार। अब साथियों, इसमें शब्दालंकार का मतलब होता है जो शब्द के द्वारा अलंकार बनाए, उसे शब्दालंकार के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थालंकार में जो है अर्थ के द्वारा अलंकार माने सौंदर्य प्रकट हो। उभयालंकार उसे कहते हैं साथियों जिसमें शब्द और अर्थ दोनों समाहित हों और दोनों में इसका प्रयोग होता हो, वहाँ उभयालंकार होता है। और साथियों, एक आधुनिक अलंकार है जो पाश्चात्य देशों से होकर यहाँ आया है, पाश्चात्य प्रभाव है इस पर। तो छायावाद युग का जो अलंकार कहा जाता है वह आधुनिक अलंकार के अंतर्गत आता है। इसका साथियों सही जवाब है उभयालंकार। इसे आप लोग भूलिएगा मत साथियों। शंकर अलंकार उभयालंकार के अंतर्गत आता है और उभयालंकार के अंतर्गत साथियों 2 अति महत्वपूर्ण अलंकार हैं, उसे आप लोग जानते रहिए। एक शंकर है और दूसरा है साथियों संसृष्टि। इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। संसृष्टि भी ये संसृष्ट अलंकार ये उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से साथियों अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। इसमें 4 ऑप्शन है, भामह, दंडी, उद्भट और रुद्रट। साथियों, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो भामह थे, उनका एक ग्रंथ है काव्यालंकार। दूसरे हैं दंडी, ये भी अलंकारवादी आचार्य हैं। तीसरे साथियों उद्भट हैं। उद्भट के विषय में आप लोग जान लीजिए, ये सर्वप्रथम वर्गीकरण किए थे अलंकार का साथियों सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था साथियों, तो उद्भट ने किया था। लेकिन प्रश्न ये है कि अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। तो साथियों, अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले विद्वान रुद्रट हैं। इसे साथियों आप लोग जानते रहिए, रुद्रट को मत भूलिएगा। रुद्रट साहब ने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलंकार का वर्गीकरण किया। ठीक साथियों, अब इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है, अग्नि पुराणकार के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है। तो साथियों ऑप्शन है 10, 38, 14 और 72। तो इतना जानते रहिए साथियों, अग्नि पुराणकार के अनुसार अलंकारों की संख्या 14 है, माने ऑप्शन ग सही है। 14 अलंकार अग्नि पुराणकार के अनुसार है। 38 साथियों ये भामह के अनुसार है। भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, भामह के अनुसार अलंकारों की कुल संख्या 38 है। और साथियों ये जो 72 है, ये एक थे भोज, राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये भोज बड़े विद्वान आदमी थे। इनका 2 ग्रंथ है, सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। तो सरस्वती कंठाभरण में इन्होंने अलंकारों की कुल संख्या 72 मानी, माने ये 24 3 भेद किए हैं। 24 शब्दालंकार है साथियों, 24 शब्दालंकार है, 24 ही अर्थालंकार है, 24 ही साथियों उभयालंकार है। तो तीनों का योग करेंगे तो 72। तो भोज के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है, 72। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है अग्नि पुराणकार के अनुसार अलंकारों की संख्या, तो इसका सही जवाब है 14। इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, अलंकार के किस भेद में निश्चित संख्या नहीं निर्धारित है। तो इसे आप लोग जानते रहिए। ऑप्शन में है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। तो आप लोग साथियों इसका सही जवाब है अर्थालंकार। अर्थालंकार की निश्चित संख्या आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम विद्वान हैं अलंकारों की संख्या बढ़ाते गए। प्रथम विद्वान जो भरत मुनि थे, जो रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा, वे अलंकार की चर्चा करते हैं और नाट्य शास्त्र में कुल 4 अलंकारों को मान्यता दी है।
पहला है उपमा, रूपक, यमक और दीपक। तो माने भरत मुनि के इन 4 अलंकारों से ये श्रृंखला प्रारंभ होती है, जो कि भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे, जिन्होंने अलंकारों की कुल संख्या 38 बताई। और ये श्रृंखला अप्पय दीक्षित तक आते आते साथियों, इसकी अप्पय दीक्षित तक आते आते कुल 1 से 24 अलंकार हो गए। तो अब यहाँ प्रश्न है, अलंकार के किस भेद में निश्चित संख्या नहीं निर्धारित की जा सकती? तो साथियों आप लोग जानते रहिए, जो शब्दालंकार है इसकी संख्या निर्धारित है। इसमें शब्दालंकार में कुल 8 अलंकार आते हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त, विवक्षा, चित्र और पुनरुक्ति, वदाभास और पुनरुक्ति प्रकाश। इसी तरह से साथियों उभयालंकार, जो उभयालंकार है, उभयालंकार में 2 अलंकार आते हैं, मुख्यतः संश्लिष्ट और संकर। और साथियों पाश्चात्य जो अलंकार है, पाश्चात्य अलंकार में मानवीकरण है, विशेषण विपर्यय है, ध्वन्यर्थ, व्यंजना, ये पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत आएंगे। लेकिन साथियों जो ये अर्थालंकार है, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, विद्वान अपने अपने अनुसार। इसलिए कि एक विद्वान थे साथियों वामन, इन्होंने लिखा एक ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्त, और उसमें इन्होंने बताया कि जितने भी अर्थालंकार हैं वे सब उपमा के प्रपंच हैं, और उपमा के जो प्रपंच हैं ये विद्वानों ने अपने अपने अनुसार गढ़ा है। इसलिए साथियों इसका सही जवाब आप लोग जानते रहिए अर्थालंकार है, इसे आप लोग भूलिएगा मत साथियों। अब अगला प्रश्न है साथियों, केशवदास उपमा के कुल कितने भेद किए हैं? तो आप लोग साथियों जानते रहिए, केशवदास ने कुल अलंकारों की संख्या 37 माना है। 37 ये कुल अलंकार हैं साथियों, कुल अलंकार 37 हैं। लेकिन उपमा के कुल कितने भेद पूछा है? तो साथियों इसका सही जवाब है ख, ये 22 साथियों, इसे आप लोग मत भूलिएगा साथियों, ये 22 हैं। उपमा के कुल कितने भेद हैं? तो साथियों जानते रहिए, इसका सही उत्तर ख है साथियों। अब कुल अगर पूछेगा केशवदास ने अलंकारों की कुल संख्या कितनी मानी है, तो साथियों आप लोग जानते हैं रीत काल के प्रवर्तक कवि केशवदास, आचार्य कवि केशवदास, इन्होंने अलंकारों की कुल संख्या 37 माना है। लेकिन प्रश्न है कि उपमा के कुल कितने भेद हैं? तो साथियों इसका सही जवाब है ख। इसके बाद साथियों दूल्ह कृत कवि कुल कंठाभरण में कुल कितने अलंकार हैं? तो साथियों ये रीतकाल के एक विद्वान थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कवि कुल कंठाभरण, और जिसमें दूल्ह ने अलंकारों की कुल संख्या 1 से 15 बताई है। 1 से 5 अलंकार साथियों एक विद्वान थे भूषण, उनकी एक रचना थी शिवराज भूषण, ये भूषण जी थे और इनकी एक रचना थी शिवराज भूषण, और शिवराज भूषण में उन्होंने 1 से 5 अलंकार बताए हैं। शिवराज भूषण में 1 से 5 अलंकार है, जिसमें साथियों 4 शब्दालंकार है और 99 अर्थालंकार है और 2 अलंकार ये शंकर मानते हैं। इस तरह से इसकी कुल संख्या 1 से 5 है। लेकिन यहाँ प्रश्न है दूल्हा के अनुसार कवि कुल कंठाभरण में कुल कितने अलंकार हैं? इसका सही जवाब साथियों 1 से 15 है, इसे आप लोग जानते रहिए। फिर इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये प्रश्न है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, उपमा है। तो साथियों इसका सही जवाब आप लोग जानते रहिए। इसका सही जवाब साथियों है माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण। यहाँ साथियों एक शब्द आया है तिरगुण, ये तिरगुण माने 3 गुण, और 3 गुण फांस, फांस का मतलब होता है साथियों फंदा। एक तो 3 गुण होता है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, और दूसरा त्रिगुण एक रस्सी होती है, वो 3 धागों से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ त्रिगुण शब्द में ये साथियों श्लेष अलंकार है, इसे आप लोग जानते रहिए। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? वक्रोक्ति है, श्लेष है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। तो इसका साथियों सही जवाब वक्रोक्ति है, और इसमें साथियों वक्रोक्त के 2 भेद होते हैं, एक श्लेष वक्रोक्त होता है, काक वक्रोक्त होता है।
इसमें साथियों आप लोग जानते रहिए, इसमें काक माने होता है कहने के ढंग, कहने के ढंग पर वक्रोक्ति हुआ है। और दूसरा भेद साथियों श्लेष होता है, श्लेष वक्रोक्त और काक वक्रोक्त। तो ये इसे आप जानते रहिए। अब इसमें साथियों जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। इसका मतलब ये है साथियों कि जब आप पिता के वचन पालने के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किए हैं तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं, अर्थात माँ की आज्ञा भरत नहीं टाल सकते। इसका माने इसमें वक्र माने टेढ़ा कथन है और वह टेढ़ा कथन कहने के ढंग पर निर्भर है। इसलिए साथियों यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, काक वक्रोक्ति है। इसका सही जवाब साथियों वक्रोक्ति अलंकार है। अब अगला प्रश्न है साथियों, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहा जाता है। आपके पास 4 विकल्प हैं, उपमा, उपमेय, उपमान, मालोपमा। तो साथियों उपमा तो अलंकार है, उपमेय उपमा का एक अंग है। उपमा के कुल 4 अंग होते हैं साथियों। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो जिसकी तुलना की जाए साथियों, यहाँ गौर करिए, जिसकी तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमेय और जिससे तुलना की जाए उसको कहा जाता है साथियों उपमान। तो जिसकी तुलना की जाए यहाँ साथियों उपमेय यही सही उत्तर है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मैया मैं तो चंद खिलौनों लय हों। ये साथियों ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में लय हों, खई हों, खिलौनों, ओकारांत की प्रधानता होती है, ओकारांत औकारांत। तो इसे ये ब्रज भाषा का शब्द है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लई हूँ। इसमें साथियों सही अलंकार है रूपक, ऑप्शन ख सही है। तो रूपक आप लोग जानते रहिए, क्योंकि चंद खिलौनों का मतलब होता है चंद्र रूपी खिलौना मैं लूँगा। मैया, हे मैया मैं तो चांद रूपी खिलौना लूँगा। चंद खिलौनों का यहाँ रूपक हो गया, चांद को खिलौना का रूप दे दिया गया है। एक बच्चे के लिए चांद, जो आकाश में चांद होता है, बच्चे की निगाह में खिलौना समझता है, वो सोचता है कि खिलौना है। और यहाँ पर वह अपने माँ से जिद कर रहा है कि मैं चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ साथियों रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्र को खिलौना का रूप दे दिया गया है। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े में अलंकार है। अब यहाँ पर साथियों 4 ऑप्शन है, विभावना, उत्प्रेक्षा, रूपक और दीपक। तो साथियों यहाँ पर आप गौर करिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, यहाँ पर ऐसा जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसी संभावना की जा रही मानो नेत्र देख बड़े बड़े। यहाँ साथियों अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मन मानो जन जानो जैसे वाचक शब्द यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन ये जान पड़ता है, ये एक क्या है, एक संभावना है। ये क्या है, संभावना। अर्थात साथियों जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो वहीं उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसे आप लोग जानते रहिए उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ इसका सही जवाब साथियों ख है। फिर अगला प्रश्न है साथियों, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ये साथियों मैं एक विद्वान थे मैथिली शरण गुप्त, उनकी एक रचना थी साकेत। साकेत में साथियों कुल 12 सर्ग हैं। कभी कभी परीक्षा में सर्ग भी पूछ लेता है, तो 12 सर्ग हैं साथियों। तो 12 सर्ग है और साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त का। उसमें मैया सीता चित्रकूट में हैं और पर्णकुटी में रहती हैं, लेकिन वो चित्रकूट उस जंगल में अपने स्वामी और अपने देवर लक्ष्मण के साथ हैं। तो उन्हें जो है उस कुटिया में ही संसार का जो राजभवन का सुख है वो उन्हें मिल रहा है। तो यहाँ पर साथियों अलंकार पूछा गया है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, समासोक्त, असंगत, अन्योक्त और विरोधाभास। तो साथियों यहाँ पर सीधा सीधा है, एक कुटिया है, एक राजभवन है, ये दोनों आपस में विरोधी होते हैं, इसलिए साथियों विरोधाभास है। कुटिया में राजभवन का सुख मिलना एक हिसाब से कल्पना करना है, लेकिन यहाँ कुटिया और राजभवन में एक विरोधाभास है, इसलिए साथियों इसका सही जवाब घ है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। इसके बाद साथियों ये 15वां प्रश्न और इस
वीडियो का अंतिम प्रश्न है साथियों, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। ये साथियों रीत काल में 3 काव्य धाराएं थी, रीत बद्ध काव्य धारा, रीत सिद्ध काव्य धारा और रीत मुक्त काव्य धारा। तो साथियों आप लोग जानते रहिए, रीत मुक्त काव्य धारा के 4 स्तंभ थे, उसमें घनानंद थे, आलम थे, बोधा थे और द्विजदेव थे। तो साथियों ये बोधा का कथन है, एक विद्वान थे बोधा, बोधा रीत मुक्त थे। तो ये उन्हीं की पंक्ति है, यह प्रेम को पंथ कराल महा और तलवार की धार पे धावनो है। तो ये प्रेम की जो डगर है ये बड़ा ही भयानक होता है और यह उसी प्रकार भयानक है जिस तरह से तलवार पे चलना हो, तो तलवार पे अगर कोई चलने का प्रयास करेगा तो उसके पैर कट जाएंगे, उसी तरह से प्रेम करना बड़ा ही दुर्लभ है। तो यहाँ पर बोधा इस पंक्ति में जो अलंकार साथियों प्रयोग हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, निदर्शना, व्यतिरेक, मानवीकरण और अनुप्रास। तो साथियों इसका सही जवाब है निदर्शना। इसे आप लोग साथियों जानते रहिए, क्योंकि जब उपमेय में उपमान के संबंध की कल्पना की जाए तब वहाँ निदर्शना अलंकार आता है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ आता है साथियों जहाँ किसी बात की अति कर दी जाए तो वहाँ व्यतिरेक होगा। मानवीकरण साथियों जहाँ छायावादी युग का ये अलंकार है, ये पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत आएगा साथियों। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है कि प्रकृति में मानव की कल्पना की जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और साथियों अनुप्रास ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है और इसमें साथियों शब्द में अनुप्रास होता है, मतलब एक वर्ण या एक शब्द जब बार बार आते हैं, कई बार आते हैं, तो वह जो है उस पंक्ति की, उस रचना की शोभा बढ़ाते हैं। और कवि लोग ऐसा जानबूझ के अपनी रचनाओं में अनुप्रास का माने शब्द या वर्ण का प्रयोग करते हैं, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो अनुप्रास का यहाँ प्रयोग हुआ है साथियों। तो इसका यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, इसमें साथियों जो अलंकार प्रयोग हुआ है वह है निदर्शन अलंकार। साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि हम साथियों बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के बीच में लेके आते हैं, और हो सकता है अगर आप हिंदी के अभी नए अभ्यासी हों तो ये प्रश्न कठिन लग सकता है, लेकिन साथियों परंपरावादी प्रश्न अब नहीं पूछे जाते। आयोग हर समय नए प्रश्नों की तलाश करता है, वो आपके सामने आएगा, कठिन लगेगा, तो इसी कठिनता का अभ्यास अगर आप करे रहेंगे तो बेहतर परिणाम आएगा। हमारी शुभकामना साथियों आपके साथ है। अगर आप साथियों चैनल पे नए हैं इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथियों इसे शेयर भी करिए, साझा भी करिए और लाइक भी करिए। इसी के साथ साथियों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।